वेलकम माय यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो आइंस्टीन प्रिंसिपल है स्पेसिफिक हीट का, उसका ड्रॉबैक। एक्चुअल में क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट का कैलकुलेशन है वो ड्यूलॉन्ग पेटिट ने किया था 1819 में, और उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके स्पेसिफिक हीट के लिए जो फार्मूला दिया CV = 3R। उन्होंने बताया, ड्यूलॉन्ग पेटिट ने बताया कि जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता और वो सभी टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू 3R होती है। लेकिन बाद में जब देखा गया कि ये जो CV = 3R है ये सिर्फ हाई टेम्परेचर के लिए ही सही है, लो टेम्परेचर के लिए सही नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट दिया कि जो सॉलिड होता है वो सॉलिड में एटम जो है वो इंडिपेंडेंट मूव करता है और सेम फ्रीक्वेंसी से मूव करता है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आइंस्टीन ने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट किया। स्पेसिफिक हीट के कैलकुलेशन में जो आइंस्टीन ने दिया, इसमें भी हाई टेम्परेचर पे तो वैल्यू 3RE आई थी, लेकिन लो टेम्परेचर पे जो वैल्यू आई, चूँकि ड्यूलॉन्ग पेटिट के अनुसार लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों में 3R थी, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि जो CV = 3R है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर के लिए है, लो टेम्परेचर के लिए इसकी वैल्यू अलग आती है। लेकिन इसके बाद भी आइंस्टीन प्रिंसिपल में कुछ ड्रॉबैक थे, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि चूँकि आइंस्टीन का जो सिद्धांत है वो क्वांटिटेटिवली जो लो टेम्परेचर पर है वो सॉलिड के जो एटॉमिक स्पेसिफिक हीट है उसको तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बताता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो सॉलिड का स्पेसिफिक हीट है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से एग्जैक्ट मैच नहीं करता। मतलब आइंस्टीन ने जो लो टेम्परेचर पे CV का मान निकाला और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो दोनों मिसमैच होती है। ये आइंस्टीन के प्रिंसिपल में एक कमी थी, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। दूसरा ये था कि जो कुछ मेटल होते हैं जैसे कॉपर है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, अगर इनका हम लो टेम्परेचर पर एटॉमिक स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वेरिएशन है वो आइंस्टीन ने जो निकाला था उस वेरिएशन की तुलना में ज़्यादा है। अर्थात ये हुआ कि कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर जब घटता है तो स्पेसिफिक हीट में जो कमी होती है वो ज़्यादा स्पीड से होती है। लेकिन आइंस्टीन ने जो निकाला तो आइंस्टीन के अनुसार जो स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर के साथ कमी होती है वो उतनी स्पीड से नहीं होती। तो ये भी एक थोड़ा सा मिसमैच था। तीसरा था कि जो आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी और आइंस्टीन टेम्परेचर था, है ना, ये उन्होंने एम्पेरिकली निकाला था, आनुभाविक तौर पे निकाला था। मतलब जो लो टेम्परेचर पर सॉलिड का बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कितना टेम्परेचर और कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी, ये उन्होंने बाई कैलकुलेशन नहीं निकाला था, उन्होंने इमेजिन कर लिया था। ये मान लिया था कि इसका टेम्परेचर और इसका फ्रीक्वेंसी इतना ही होना चाहिए। चूँकि एम्पेरिकली निकाला था, उसका कोई कैलकुलेशन, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसी ताप पर प्रयोगात्मक मान को यदि हम सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी का और टेम्परेचर का मान मनमाने ढंग से नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर आइंस्टीन ने उसको अपने मन से लिया था। फिर चूंकि आइंस्टीन प्रिंसिपल के अनुसार जो सॉलिड में एटम होते हैं वो सभी एटम इंडिपेंडेंटली और अलग अलग सेम फ्रीक्वेंसी से मूव करते हैं। मतलब हर एटम स्वतंत्र होता है और अपने अलग अलग सेपरेटली मूव करता है। मतलब एक एटम का दूसरे एटम से कोई रिलेशन नहीं होता, और जब वो एटम मूव करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। मतलब सभी एटम सेम फ्रीक्वेंसी से मूव करते हैं, लेकिन सभी एटम अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। एक एटम का दूसरे एटम से कोई मतलब नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा जो एक्चुअल फैक्ट है वो एक्चुअल फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है आइंस्टीन के प्रिंसिपल में, इसको डिवाई ने 1912 में ये मानकर
एक्सप्लेन किया कि जो एटम होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि एटम एक दूसरे से कपल्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से युग्मित होते हैं, मतलब दो एटम आपस में कपल्ड होते हैं। तो उन्होंने कपल्ड की बात की। आइंस्टीन ने बताया कि सभी एटम इंडिपेंडेंट मूव करते हैं, लेकिन डिवाई ने कहा कि नहीं, एटम इंडिपेंडेंट मूव नहीं करते, वो एक दूसरे से कपल्ड होते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि सभी वाइब्रेट करने वाले, मूव करने वाले एटम की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लेकिन डिवाई ने 1912 में बताया कि ऐसा नहीं है। जो एटम मूव करता है वो एक फ्रीक्वेंसी रेंज में मूव करता है, मतलब उसकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में ही, एक लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में ही एटम जो है वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, वो सेम फ्रीक्वेंसी से मूव करता है। तो इसके द्वारा भी जो डिवाई ने निकाला, तो हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट Cb की वैल्यू तो 3RE आई थी, Cb इक्वल टू 3R, और लो टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू आई थी Cb प्रोपोर्शनल T³ इसलिए डिवाई लॉ को T³ लॉ भी कहते हैं। यद्यपि ये T³ लॉ भी सफिशियंटली एक लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन नहीं करता। इसको सॉल्व करने के लिए बोर्न ने भी अलग से कॉन्सेप्ट दिया था, पर चूंकि हम आइंस्टीन का ड्रॉबैक डिस्कस कर रहे हैं तो हम इतना देख सकते हैं। इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।